हे एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए फिल्म एम्पर का एपिसोड नंबर 204। अगर आपने अभी तक पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो लगता है आप बहुत ही क्रूशियल चीज को मिस कर चुके हो, क्योंकि पिछले एपिसोड में एंसेस्टर शाओजुआन रिवाइव हुए थे। अगर आप उस पूरी प्रोसेस को जानना चाहते हो डेफिनेटली आप पिछले एपिसोड को रेफर कर सकते हो। और अगर आप हेल गार्डन से हाल ही में जुड़े हो तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यह है फिल्म एम्पर की स्टोरी। ये स्टोरी तब शुरू होती है जब जियान गॉड बन चुका था, यानी कि वो 2D क्लास में ब्रेक थ्रू कर चुका होता है। इस वजह से अगर आप जियान की 2D तक की जर्नी को जानना चाहते हो उसके लिए आप हमारी BTTH नोवेल प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। हमने पूरी स्टोरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो अब थोड़ा सा जान लेते हैं पिछले पार्ट में हुआ गया था। एक्चुअली में जियान ने जब उस ब्लड शेपिंग पिल को रिफाइन कर लिया था तो वो उसे एंसेस्टर शाओजुआन के सोल इम्प्रिंट से मिलाने की कोशिश करता है, जिससे एंसेस्टर शाओजुआन उस बॉडी को पोजेस कर सके। लेकिन लगता है सोल इम्प्रिंट काफी ज्यादा कमजोर था, इस वजह से वो मेडिसिन पिल की पावर को अब्सॉर्ब भी नहीं कर पाता। जियान ये देख के बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। अच्छी बात है कि इससे पहले वो अपने बाल नोच पाता। एंट्री मारते हैं गोल्डन ड्रैगन किंग, फिर वो मदर फेरी बोधी ट्री की हेल्प से एंसेस्टर शाओजुआन की सोल को पावरफुल बनाते हैं। आगे हमने देखा था कि किस तरीके से जियान एंसेस्टर शाओजुआन को रिजरेक्ट करता है। फिर थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा चलता है। हमें शाओ क्लैन की हिस्ट्री और उसकी ब्लड लाइन के डिक्लाइन होने का कारण मालूम पड़ा था। तभी जिन लोगों का ध्यान जाता है एक और डायरेक्शन की तरफ। वो जियान को बताते हैं कि इस समय ज़ुआन सेंटियन से जस्ट बाहर मैं एक शाओ क्लैन की ऑरे को सेंस कर पा रहा हूँ। अभी उसका कोई पीछा कर रहा है और मुझे उसे बचाने जाना होगा। इससे पहले जिन लोग वहाँ जाते जियान उन्हें मदर फेरी बोधी ट्री देता है। चलो इस एपिसोड में जानते हैं कि आखिर वो शाओ क्लैन का मेंबर कौन है, और साथ में यहाँ से शुरू होगी वो स्टोरी लाइन जो हमें इस फिल्म एम्पर स्टोरी के सबसे बड़े दुश्मन की तरफ ले जाएगी। सो या लेट्स बिगिन। मदर फेरी बोधी ट्री को एक्सेप्ट करते हुए गोल्डन डैकिंग स्माइल करके बोलते हैं, इस मदर फेरी बोधी ट्री के साथ मैं अपनी सोल पावर को पीक पे ले जा पाऊंगा। ऐसा होने पे मैं अपनी बॉडी को और भी जल्दी कंडेंस कर सकता हूँ। काफी समय से बातचीत हो रही होती जियान और गोल्डन डैकिंग के बीच में। जहाँ तक बात रही एंसेस्टर शाओजुआन की, वो शांति से इस कन्वर्सेशन को सुन रहे थे। ऐसा करने पे उनके दो फायदे होते हैं। पहला ये कि वो अपने शरीर को और भी अच्छे से समझ पाते हैं जो उन्हें नया नया मिला था, और दूसरा वो सिचुएशन के बारे में जान पाते हैं। पहले द्वीकी कॉन्टिनेंट में भी एंसेस्टर शाओजुआन ने गोल्डन डैकिंग के बारे में सुना होता है। द्वीकी कॉन्टिनेंट में भी ड्रैगन क्लैन मौजूद था और उनकी सबसे प्योर ब्लड लाइन होती है एंशिएंट वॉइड ड्रैगन की। ऑफ कोर्स जब बात होती है ड्रैगन गॉड की तो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ब्लड लाइन भी पीछे रह जाती है। ड्रैगन गॉड से सबसे करीब ब्लड लाइन होती है गोल्डन ड्रैगन किंग की। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से बोलते हैं चलो हम और डिले नहीं करते। वो अचानक से हंस के बोलते हैं क्योंकि ओल्ड मैन तोशे ने तुम्हें मेरे हवाले किया है और तुम्हें अपनी फेंजू टेक्निक भी दी है। फेंजू ऑफ कोर्स होता है फ्लेम मंत्र। वो कहते हैं इसलिए मुझे भी तुम्हारे मास्टर अंकल होने की वजह से कुछ सिंसियरिटी दिखाने की जरूरत है। एक्चुअली में गोल्डन डैकिंग जाने वाले होते हैं लेकिन वो जियान को इग्नोर नहीं कर सकते थे। आखिरकार फ्यूचर में जियान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और साथ में वो शाओ क्लैन और उनके सबसे करीबी मित्र का चेला है, मतलब डिसाइपल है। इसलिए वो जियान को कुछ ऐसा देना चाहते थे जिससे वो भविष्य में आने वाली परेशानियों का सामना और भी अच्छे से कर सके। ये सोच के उसके पास अब गोल्डन डैकिंग नहीं रहने वाले, जियान भी काफी डाउन कास्ट फील कर रहा था। लेकिन उनकी ऐसी बातों को सुन के फिर से एक्साइटमेंट फील करने लगता है। आखिरकार जिन लोगों के द्वारा दी गई कोई भी चीज उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती होगी। जियान को देखी गोल्डन डैकिंग बोलते हैं भले तुम्हारा शरीर इंसानों के हिसाब से बहुत मजबूत हो लेकिन ड्रैगन्स के हिसाब से बिल्कुल सफिशिएंट नहीं है। ऑफ कोर्स इस बात से जियान भी एग्री करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग बोलते हैं जहाँ तक बात रही अटैक टेक्निक्स की, तुम्हारे पास पहले से ही दो होली रंग की टेक्निक्स मौजूद है। इस वजह से खूब सोचने के बाद मैं तुम्हें ये देता हूँ। ये बोलती है उनके सामने एक सुनहरी रोशनी अपीयर होती है। ये गोल्डन स्फीयर उनके माथे से बाहर आया था। जैसे गोल्डन लाइट सामने आती है अचानक से जियान अपनी रूह को कांपते हुए फील करता है। उस चीज को देखते हुए बोलता है ये इसे पहली बार देखने से वो जान गया था कि ये एक एब्सोल्यूट ट्रेजर है। इस मोमेंट में सोल ईटर लॉर्ड जो कि सोल ईटर टेलिस्मैन के अंदर मौजूद थे वो भी एकदम कांप गए होते हैं। सोल ईटर लॉर्ड बोलते हैं ये एक्चुअली में ड्रैगन गॉड की 9 ट्रांसफॉर्मेशन में से है। लगता है गोल्डन डैकिंग इस लड़के की सच में वैल्यू करते हैं। ड्रैगन गॉड की 9 ट्रांसफॉर्मेशन ये ड्रैगन क्लैन की सबसे हाईएस्ट स्किल में से एक है। इवन गोल्डन डैकिंग ने भी इसे बस 8वीं ट्रांसफॉर्मेशन के पीक तक ही मास्टर कर पाया है। लेकिन तब भी जब गोल्डन डैकिंग ने 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन गॉड की उस टेक्निक को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस्तेमाल किया था उनकी स्ट्रेंथ लगभग 2 गॉड लेवल की हो गई थी। उस पर गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक ही बार में हजारों इविल बीइंग्स को खत्म कर दिया था। सीन में बाहर का दिखाया जाता है। उस सुनहरी रोशनी में से एक गोल्डन स्क्रोल को बाहर निकाल के वो इसे जियान की तरफ फेंक देते हैं। वो कहते हैं यह 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रैगन गॉड। इस टेक्निक की एग्जैक्ट रैंक क्या है ये
ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से कम डिवाइन स्टेटस को रखती है। वो एक सोलम आवाज में बोलते हैं, ये ड्रैगन गॉड की 9 ट्रांसफॉर्मेशंस हमारी फर्स्ट जनरेशन ड्रैगन गॉड की सिग्नेचर स्किल है। इसके साथ तुम एक पीक दोशान क्लास के एक्सपर्ट का भी सामना कर पाओगे। जब जिन इन शब्दों को सुनता है उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज हो जाती है। वो मन में कहता है ड्रैगन गॉड। बिना किसी शक के जो भी चीज गॉड के टाइटल को अपने साथ रखती है वो उस सबसे ऊंचे लेवल से जुड़ी होती है। जिन अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए बोलता है, नहीं मैं इतने बड़े गिफ्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अपने दुखी कॉन्टेंट और गोल्डन ड्रैगन की बातों से जिन को ड्रैगन क्लैन के अंदर की रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है। ड्रैगन्स हमेशा अपनी चीजें खुद के लिए रखते हैं। इस वजह से एक प्योर ब्लड लाइन वाले ड्रैगन की बॉडी के किसी भी हिस्से को इंसानों की दुनिया में पाया नहीं जा सकता। लोग उसे छूने से डरते हैं। ये ड्रैगन गॉड की नो ट्रांसफॉर्मेशंस इसे ड्रैगन क्लैन अपनी जान की तरह प्रोटेक्ट करता होगा। गोल्डन ड्रैगन का इस चीज को जियान को देना, ये जियान और गोल्डन ड्रैगन दोनों के लिए बहुत बड़ा भार होता है। जियान के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन को देख के गोल्डन ड्रैगन अपने सर को हिला के बोलते, इतनी चिंता मत करो, ड्रैगन क्लैन में मेरी चलती है। और तो और भले ड्रैगन गॉड की नो ट्रांसफॉर्मेशन प्रेशियस हो, तो मैं दिए गए स्क्रोल में बस 5 ट्रांसफॉर्मेशन है। बची हुई 4 ट्रांसफॉर्मेशन अभी ड्रैगन क्लैन के अंदर है। मैं भले ड्रैगन क्लैन का किंग हूँ, लेकिन मैं तब भी उन्हें बाहर नहीं लेके आ सकता, तो मैं इसे स्वीकार करना चाहिए। उस तक जियान भी थोड़ा बहुत शांत हो गया था। वो कुछ सोच के इस चीज की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे उसकी उंगली स्क्रोल को छूती है, एक टेरिफाइंग इन्फॉर्मेशन उसके दिमाग में गई थी। जियान की दुनिया घूमती हुई दिखाई देती है। अच्छी बात है कि वो एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट था। कुछ समय वो इसे सरप्राइज करता है। जियान को रिकवर होते हुए देख गोल्डन ड्रैगन बताते हैं, भले ये बस 5 ट्रांसफॉर्मेशन हो, लेकिन इन्हें तुम 3 स्टार दोशान लेवल तक कल्टिवेट कर सकते हो। लेकिन याद रखना, तुम्हें बहुत ध्यान से एडवांस करना होगा। जियान रिस्पेक्टफुली बाव करके बोलता है, मैं इसे याद रखूंगा। जिलोंग बताते हैं, ड्रैगन गॉड की नो ट्रांसफॉर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ पर्याप्त नहीं है। इस वजह से टेक्निक को कल्टीवेट करने से पहले तुम्हें कुछ जरूरी इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करना होगा। इनका इस्तेमाल तुम पानी में कर सकते हो। फिर जब तुम उस पावर को ऑब्जॉर्व कर लोगे, इस टेक्निक को तब प्रैक्टिस किया जा सकता है। ये सुन के जियान नोट करता है, लेकिन उसके दिमाग में अभी डाउट्स बचे हुए थे। वो पूछता है, मास्टर अंकल, ये ड्रैगन गॉड की नो ट्रांसफॉर्मेशन एक दो स्किल है या एक मार्शल आर्ट? जिन लोग एक मिस्टीरियस टोन में बोलते हैं, है ये नो ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पेशल पावर से तुम्हारी बॉडी को एनहांस करती है। इसे तुम एक दो स्किल मान सकते हो जो अटैक और डिफेंस दोनों को रखती है। ये कल्टिवेशन टेक्निक होने के साथ साथ एक बॉडी फोर्जिंग आर्ट भी है। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि जब तक बिल्कुल जरूरी नहीं होता, तुम ड्रैगन गॉड की नो ट्रांसफॉर्मेशन को किसी को दिखा नहीं सकते हो। ये टेक्निक तुम्हारे फ्लेम मंत्र यानी फेंजू जितनी वैल्यूएबल है। अगर इसके बारे में किसी गलत विचारों वाले व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है तो तुम्हारे लिए मुसीबत बढ़ सकती है। इन शब्दों का वजन जियान अच्छे से समझता था। आखिरकार फ्लेम मंत्रा की वजह से उसकी जान कितनी बार खतरे में पड़ चुकी है, ये वो कभी नहीं भूल सकता। वो सालों आवाज में कहता है, मैं समझ गया हूँ। जिस चीज ने जियान को और भी सरप्राइज किया होता है वो ये होती है कि गोल्डन ड्रैगन इस ड्रैगन गॉड की 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को फ्लेम मंत्र जितनी वैल्यूएबल बता रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है कि वो फ्लेम मंत्र कम से कम एक डिवाइन लेवल की टेक्निक है। हो सकता है वो इससे भी ऊपर लेवल की हो। वो पूछता है, मास्टर, क्या मेरे एंसेस्टर भी आपके साथ जा रहे हैं? गोल्डन ड्रैगन बताते हैं, अभी तुम्हारे एंसेस्टर की स्ट्रेंथ बहुत कमजोर है। ये इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानते हैं और इनके बारे में जो तुमने मुझे बताया उसके हिसाब से एक अच्छे पोटेंशियल को रखते हैं। इस वजह से मैंने कुछ जगहों पे ले जाना चाहता हूँ। ये इनकी कल्टिवेशन स्पीड को बढ़ा देगा। फाइनली अब तो शांत रहने वाले एंसेस्टर शाओजन बाव करके बोलते हैं, जूनियर आपको फॉलो करेगा। वो कोई मूर्ख नहीं थे, उन्हें दुनिया के बेसिक रूल्स अच्छे से पता होते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग जैसे एक्सपर्ट को फॉलो करके उनका फायदा ही होगा। साथ में उनके दिमाग में एक याद होती है, इसे छोड़ा होता है शाओ क्लैन के एंसेस्टर्स ने। शाओजन उन शब्दों को याद करते हैं। शाओ क्लैन के एक एंसेस्टर ने बताया था कि ऐसा बीइंग है जो अपने पास एक इमेंस गोल्डन पावर को रखता है और वो हमारे क्लैन का बहुत अच्छा साथी है। ये कुछ शब्द शाओजन के दिमाग में गूंजते रहते हैं। अगर वो सही गैस कर रहे हैं तो ये शब्द जिलों के लिए कहे गए होंगे। सीन गया तक गोल्डन ड्रैगन की तरफ। वो जियान की स्टोरी में जाने से पहले बोलते हैं, ठीक है, तो फंक्शन पवेलियन को छोड़ने का समय आ गया है। आगे जियान और एंसेस्टर शाओजन के बीच में कुछ बातें होती हैं। शाओजन जियान की तारीफ करते हुए बोलते हैं, शाओ क्लैन के लिए तुम्हारी ऐसी यंगर जनरेशन का होना ये कई जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। जियान कहते हैं, एंसेस्टर चलो चला जाए, हम मिलने चलते हैं पवेलियन मास्टर से। हमारे सामने का नजारा बदला था। ये जगह होती है 5 बैम्बू हाउस के अंदर की। लिटरली अभी खिड़की से बाहर देख रहा था। वो बोलता है, बिग ब्रदर को गए हुए काफी समय हो गया, वो अब तक वापस क्यों नहीं आए? उनकी पिल्ट रेवोल्यूशन को भी पास हुए समय हो चुका है और वो सैग कॉम्पिटिशन भी करीब आ चुका है। म्यूफंग के चेहरे पे अभी थोड़ी चिंता से भरे एक्सप्रेशन थे। वो बोलता है, आई वंडर इस बार हमारा फंक्शन पवेलियन इस कॉम्पिटिशन में कैसा परफॉर्म करेगा? ये सुन के शाओई पीछे मुड़ा था। वो कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? म्यूफंग कहता है, लगता है तुम्हें पता नहीं है। वो जगह जहाँ पे सैग कॉम्पिटिशन होता है अनगिनत खजानों से भरी होती है, लेकिन हर एक सैग कॉम्पिटिशन में हमारी तरफ से खूब सारे
सारे डिसाइपल्स जाते हैं, लेकिन इनमें से लौट पाते हैं बस बहुत कम लोग। म्यूफंग एक्सप्लेन करता है एक बार फैंक्शन पवेलियन ने सेक्ट कंपटीशन के लिए 500 से ज्यादा डिसाइपल्स भेजे थे। इनमें तीनों पैलेस के टॉप डिसाइपल्स शामिल होते हैं। कईयों की स्ट्रेंथ 7 स्टार दूधी लेवल तक पहुंच चुकी थी, लेकिन जब कंपटीशन खत्म हुआ उन डिसाइपल्स में से कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। इन शब्दों पर लिटली को भरोसा नहीं होता। वो शॉक्ड आवाज में कहता है, क्या हमारी पूरी फोर्स वाइप आउट हो गई? समखना हालांकि सेक्ट कंपटीशन डेंजरस थे, लेकिन 500 से ज्यादा डिसाइपल्स का अनाइलेट होना ये लिटरली के सोच के बाहर होता है। उसे नहीं लगता था कि जॉन सेंटियन का कोई भी सेक्ट ऐसा काम करने के काबिल है। मीफंग बताता है एग्जैक्ट डिटेल्स के बारे में मुझे भी नहीं पता। ये इंसिडेंट कई सालों पहले हुआ था। तब पवेलियन मास्टर फेंटियन भी बहुत गुस्सा हो गए थे। वो तहकीकात करने के लिए खुद गए थे। कहा जाता है कि पवेलियन मास्टर फेंटियन को उस कंपटीशन ग्राउंड में कोई सबूत मिले होते हैं। ये सबूत इशारा करते थे ज्वाले रॉयल फैमिली की तरफ। लौटने के बाद गुस्से की वजह से पवेलियन मास्टर फेंटियन ने किसी भी नियम की परवाह न करते हुए ज्वाले रॉयल फैमिली के ऊपर 3 बार हमला किया। इन बैटल्स में ज्वाले रॉयल फैमिली के बहुत सारे एक्सपर्ट्स मारे गए, मगर तब जॉन सेंटियन के सुपर सेक के एक्सपर्ट्स ने पवेलियन मास्टर को रोकने की कोशिश न करी होती तो आज ज्वाले रॉयल फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती। फैंक्शन पवेलियन मास्टर की ऐसी तारीफ को सुन के लिटरली भी खुश हो जाता है। वो बोलते हैं पवेलियन मास्टर ने ज्वाले रॉयल फैमिली के ऊपर 3 बार अटैक किया। एक ऐसी पावरफुल फोर्स के खिलाफ सीधा हमला करना ये पवेलियन मास्टर फेंटियन की सोच को बताता है। मीफंग कहता है लगता है पहला हमला येनची की वजह से किया गया था, और जहाँ तक बात रही बाकी के दो की, ये दोनों बैटल्स पवेलियन मास्टर के अकेले डिसाइपल येन टोंग की वजह से हुए थे। 5 बैम्बू हाउस के कोर्टयार्ड में काफी समय तो शांति बनी रहती है। फिर लिटरली बोलता है लगता है आने वाला कंपटीशन अपने साथ कई बदलाव को लेके आने वाला है। मीफंग भी सहाय करता है। वो कहता है उम्मीद करता हूँ कि हम इस बार किसी डिजास्टर में नहीं फंसेंगे। ये कह के वो जस्ट पीछे मुड़ा था, तभी उसे दूसरे 2 फिगर्स आते हुए दिखाई देते हैं। म्यूफंग बोलता है जियान, लेकिन जो चीज उसे कंफ्यूज करती है वो जियान के बगल में चल रहा एक और व्यक्ति था। इसका ऑरा बस 1 स्टार दूधी लेवल का था, लेकिन म्यूफंग को उसमें से कुछ अनयूजुअल सेंस होता है। पास आते ही लिटरली बोलता है बिग ब्रदर। फिर वो क्यूरियस तरीके से एंसेस्टर शाओजुआन को देखने लगता है। जियान बताता है ये एंसेस्टर शाओजुआन है, मुझे लगता है तुमने इन्हें पहले ही देखा होगा। लिटरली का एक्सप्रेशन चेंज हुआ था। वो बोलता है एंसेस्टर शाओजुआन। जब जिन हेवरी 2 में एंसेस्टर शाओजुआन से मिला था वो तब तक प्योरिफाइड डिमोनिक फ्लेम को हासिल कर चुका था। इस वजह से जियान के पास होता है लिटरली एक स्पिरिट फॉर्म में। शाओजुआन लिटरली को देख के बोलते हैं इस बच्चे का ऑरा मुझे जाना पहचाना लग रहा है। जिन एक्सप्लेन करता है ऑफ कोर्स लिटरली वही फायर स्पिरिट है जो प्योरिफाइड डिमोनिक फ्लेम की स्पिरिट से एम्पर फ्लेम की स्पिरिट में इवॉल्व हुआ है। तो जिन म्यूफंग की तरफ मुड़ के बोलता है बाय द वे म्यूफंग कंपटीशन को शुरू होने में कितना समय बचा है? म्यूफंग बताता है अभी 1 महीना और रह गया होगा। तो क्या हुआ, तुम कहीं जाना चाहते हो? जिन नोट करके बोलते हैं हाँ मुझे कुछ जरूरी काम है। ये सुन के लिटरली कहता है बिग ब्रदर आपके साथ मैं भी जाना चाहूंगा, लेकिन जियान अपने सर को हिलाता है। वो कहता है तुम यहीं पे रहो, चिंता मत करो, मैं कंपटीशन से पहले वापस आ जाऊंगा। फिर वो एंसेस्टर शाओजुआन की तरफ मुड़ता है। जियान कहता है एंसेस्टर आप यहाँ पे रह सकते हो, मैं तब तक पवेलियन मास्टर से मिलने जा रहा हूँ। ये कह के वो वुजुरी से बाहर चला जाता है। 5 बैम्बू हाउस के अंदर एंसेस्टर शाओजुआन को लिटरली में काफी इंटरेस्ट आ गया था। दोनों के बीच में खूब बातचीत होती है और हम सीन को शिफ्ट होते हुए देखते हैं। फैंक्शन पवेलियन के टॉप पे एक वुडन हाउस था। इस लकड़ी के घर का दरवाजा कुछ खटखटाता है। अंदर से एक काम आवाज कहती है आ जाओ। ये दरवाजे खटखटाने वाला जियान था। वो अंदर आके पवेलियन मास्टर को ग्रीट करता है। जियान को देख के फेंटियन कुछ खास सरप्राइज नहीं हुए थे। वो पूछते हैं क्या तुम्हारा मेडिसिन बिल को रिफाइन करना सफल रहा? जियान नोट करके बोलते हैं हाँ, मैं यहाँ पे पवेलियन मास्टर के पास एक रिक्वेस्ट के साथ आया हूँ। अभी फेंटियन एक कुर्सी पे बैठ के एक एंशिएंट सी किताब पढ़ रहे होते हैं। वो कहते हैं बोलो, अगर ये रीजनेबल होगा तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जियान कहते हैं पवेलियन मास्टर मुझे एक जरूरी काम के लिए फैंक्शन पवेलियन से बाहर जाना है। जैसे शब्द फेंटियन के कान में गए थे हम अचानक से उनका एक्सप्रेशन चेंज होते हुए देखते हैं। वो जियान की तरफ मुड़ के बोलते हैं क्या? ऐसे रिएक्शन को देख के जियान थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उसे एक ओवरवेलमिंग प्रेशर भी फील होने लगा था। वो बोलते हैं मेरे पास एक जरूरी काम है, इस वजह से कुछ समय के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूँ। फेंटियन तुरंत ही अपने सिर को हिला के बोलते हैं इम्पॉसिबल, सेक्ट कंपटीशन पास आ चुका है। अगर तुम इस समय दौरान गायब रहते हो तो हम एक नए रिप्रेजेंटेटिव को कहाँ ढूंढेंगे? फेंटियन के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के जियान को मालूम पड़ गया था ये मामला आसानी से सेटल नहीं होने वाला। अब समय आ गया था अपने दिमाग का इस्तेमाल करने का। वो कुछ सोच के डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में कहता है पवेलियन मास्टर क्या हो अगर मैं सीनियर ब्रदर येनटोंग की डेथ की मिस्ट्री को भी सॉल्व करूं और मैं फैंक्शन पवेलियन के लिए इस कंपटीशन को भी जीत कर दिखाऊं। ये शब्द पवेलियन मास्टर फेंटियन को वहीं पे जमा देते हैं। उनकी आंखों में एक कैलकुलेशन वाली लाइट दिखाई देती है। ओरिजिनली जियान के रिक्वेस्ट को लेके फेंटियन थोड़ा गुस्सा महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी उनके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन होता है। वो पूछते हैं क्या ये सच में पॉसिबल है? ऑफ कोर्स जियान इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता था। वो बोलता है मैंने सेक्ट कंपटीशन और सीनियर ब्रदर येनटोंग के बारे में कई चीजें सुनी है। अगर मेरा गैस सही है तो 50-50
चांसेस हैं कि इस मिस्ट्री को सॉल्व किया जा सकता है। कुछ समय तक शांत रहने के बाद फेंटियन साय करके बोलते हैं, एक्चुअली में अगर तुम इसके बारे में बात नहीं भी करते, मैं तब भी इस टास्क को तुम्हें देने वाला था। यिनटोंग की मौत के पीछे का कारण न जान पाना ये मुझे लगातार परेशान करता रहा है। इतने सालों के बाद भी हमें उसकी मौत के एग्जैक्ट सर्कमस्टेंसेस मालूम नहीं पड़े। ये मेरी तुम्हारे लिए एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी है। तुम क्या इस मैटर को सॉल्व कर पाओगे या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम इस रिक्वेस्ट को स्वीकार करते हो, मेरे फेंटियन के ऊपर तुम्हारा एक एहसान होगा। जियान हाथ कब करके बोलते, एज अ डिसाइपल मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। फेंटियन कहते हैं, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहता हूँ, इस बार के सैक कॉम्पिटिशन की जगह है वो किसी भी तरीके से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जब मैंने खुद भी वहाँ पे तहकीकात करी थी, मुझे तब भी कोई खास जानकारी नहीं मिली थी। फेंटियन के चेहरे पे चिंता को देख के जियान दिलासा देते हुए बोलता है, पवेलियन मास्टर आप चिंता मत करो, क्या आप भूल गए हो कि मेरे पास होली फ्लेम भी है। ये फेंटियन के लिए रिलीफ की बात होती है। फिर उनके एक्सप्रेशन थोड़े कोल्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी टास्क का बस एक हिस्सा है, अगर तुम्हें इस बार कोई मौका मिलता है तो ज्वाले रॉयल फैमिली के साथ डिसाइपल्स को खत्म कर देना। हमारे सेक्ट के बीच की दुश्मनी मिटाई नहीं जा सकती। जियान की आवाज भी कोल्ड होती है। वो कहता है पवेलियन मास्टर ये मेरा भी प्लान है। जियान का हर एक जवाब फेंटियन के लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है। वो पीछे मुड़ के बोलते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, लेकिन फैक्शन पवेलियन में हम इन्हें जानने की कोशिश नहीं करते। आखिरकार यांची जैसा एग्जिस्टेंस भी हमारी सेक्ट का सुप्रीम एल्डर बन गया है। मैं इस वजह से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम चाहे कहीं भी पहुंच जाओ और तुम्हें कैसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़े, जब तक तुम फैक्शन पवेलियन के डिसाइपल बने रहते हो, मैं और मेरा सेक्ट हमेशा तुम्हारे पीछे खड़ा होगा। इस बात को सुन के जियान भी अंदर से काफी वार्म फील करता है। वो कहते हैं पवेलियन मास्टर मैं समझ गया, मैं कंपटीशन के शुरू होने से पहले लौटूंगा और इस बार मैं पर्सनली ज्वाले रॉयल फैमिली से पिछले कॉम्पिटिशन्स का हिसाब लूंगा। ये सुन के फेंटियन हंस के बोलते ही ठीक है, फिर तुम जाओ, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। जियान बाव करके कमरे से बाहर चला जाता है। फेंटियन फिर से उसको सीट पे जाके बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है वो कुछ सोच रहे हो। अभी शेडोज में से एक और फिगर बाहर आया था। वो फिगर कहता है तुम इसे इस तरीके से जाने दे रहे हो, ये और कोई नहीं बल्कि यांची थे। ऐसा लगता है वो जियान को लेके पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं होते। वो कहते हैं भले इस लड़के के पास एक अच्छा टैलेंट और एक मजबूत इच्छा शक्ति हो, अभी ज्वाले रॉयल फैमिली के इमेंस पावर का सामना करना क्या ये सच में उसे झेल पाएगा। ऐसी बात नहीं थी कि यांची जियान को बिल्कुल हल्के में ले रहे हो। उनकी बहन म्यूइंग अगर किसी भी व्यक्ति को पसंद करती है तो वो डेफिनेटली सिंपल नहीं हो सकता। आखिरकार एक होली फ्लेम के पास वो इनेट एबिलिटीज होती है जो सामने के इंसान की छिपी हुई चीजों को भी जान सकती है। जहाँ यांची जियान के बारे में कुछ ऐसा सोचते थे, फेंटियन की अलग सोच होती है। वो कहते हैं जियान पहले ज्वाले रॉयल फैमिली की इमेंस पावर को देख चुका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेगा। अगर वो कंपटीशन से पहले फैक्शन पवेलियन को छोड़ के जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके पास कुछ जरूरी करने को है। यांची बॉय से कोड़ के बोलते हैं सेक्ट कंपटीशन से भी ज्यादा जरूरी। फेंटियन के चेहरे पे एक स्माइल आई थी। वो कहते हैं फॉरेस्ट ऑफ डेथ जो ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के किनारे पे मौजूद है। मुझे हाल ही में वहाँ से कुछ इंस्टेबिलिटी फील हुई है, मतलब वहाँ पे कुछ बदलाव हो रहे हैं। फेंटियन कहते हैं और तो और मुझे वहाँ से शाओक्लैन की ब्लडलाइन की प्रेजेंस फील हुई है। शाओक्लैन के बारे में सुन के यांची का हवा ड्रास्टिकली बदलता है। वो कहते हैं शाओक्लैन, क्या वो बहुत पहले गायब नहीं हो गए थे, फिर वो अचानक से रीअपियर कैसे हो सकते हैं। अगले पल यांची की आंखें फ्लिकर होती हैं। वो बोलते हैं जियान, क्या ये उनमें से एक है। फेंटियन हल्का सा नोट करके शेष करके बोलते हैं हमें इस मैटर को खुद तक रखना होगा। अभी सच में यांची अंदर से हिल चुके थे, तो अगर जियान सच में उस लेजेंडरी क्लैन का हिस्सा है तो उसका भविष्य यहीं रुकने वाला नहीं है, लेकिन उस ताकत के साथ जो जिम्मेदारी आएंगी उन्हें भी हर कोई संभाल नहीं सकता है। जियान लौट चुका था फायर बैम्बू हाउस में। फिर वो चुपचाप से एंसेस्टर शाओजॉन के साथ फैक्शन पवेलियन को छोड़कर चला जाता है। वो किसी के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करना चाहता था। जियान पूछता है मास्टर अंकल हम अभी कहाँ जा रहे हैं। स्टोरी रिंग के अंदर से गोल्डन डैकिंग ने सब कुछ देखा होता है। वो कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फेंटियन इतनी जल्दी 2 स्टार 2 स्टार लेवल तक पहुंच जाएगा। और वो यांची, क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि वो मुझसे छिप पाएगा। समय आने पे मैं उससे भी डील करूंगा। हमारा अगला स्टॉप इस ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के किनारे पे है। जियान बोलते हैं आउटस्कर्ट ज्वाल सेंटियन ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के बिल्कुल बीचा बीच में होता है। अगर ये सच में ज्वाल सेंटियन से ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के बिल्कुल किनारे पहुंचना चाहते हैं तो इस जर्नी में कम से कम 1 महीने का समय लग जाएगा। जियान बोलते हैं फिर मैं कंपटीशन के लिए कैसे लौटूंगा। जियान अपने सारे इमोशंस को चेहरे पे दिखाता है। गोल्डन डैकिंग अपनी आंखें रोल करके बोलते हैं बच्चे तुम मुझे क्या समझ रहे हो, मैंने कभी नहीं बोला कि हम डायरेक्ट वहाँ पे उड़ के जाने वाले हैं। इतना कह के जियान की स्टोरी रिंग से एक स्क्रोल बाहर आता है। इस स्क्रोल में से पावरफुल एनर्जी फील करी जा सकती थी। इस स्क्रोल का रंग आसमानी होता है। जियान बोलता है एक लंबी दूरी का स्पेशल टेलीपोर्टेशन स्क्रोल। ऐसे स्क्रोल को हाई लेवल के बैटल फॉर्मेशन मास्टर्स और वो लोग जिन्हें स्पेस मैनिपुलेशन आती थी वही बना सकते थे। इवन एल्ड जू के लिए भी इसे क्रिएट करना मुश्किल होगा। गोल्डन डैकिंग बोलते हैं ज्यादा मत सोचो, मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि शाओक्लैन के मेंबर के पास ज्यादा समय नहीं बचा, चलो जल्दी से चलते हैं। ये सुन के जियान नॉड करता है। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर जो
डिवाइन मूवमेंट इंस्क्रिप्शन मौजूद थी वो तेजी से घूमना शुरू हो जाती है। इसमें से रिलीज होती है मेंटल पावर। हम तुरंत ही स्क्रोल को एक सिल्वरी लाइट से ढकते हुए देखते हैं। ये ढक लेता है जियान और एंसेस्टर शाओजुआन को। फिर अगली पल ये हवा में मिल जाते हैं। साफ तौर पे स्पेस का इस्तेमाल कर रहे थे। सीन चेंज हुआ था। जियान की टोली जहाँ अगली बार अपेयर हुई होती है वो ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट का किनारा था। ये जगह बहुत अकेली सी होती है। सुनाई देती कई अजीब सी आवाजें। ये आवाजें होती या काव 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 जैसी। ऑफ कोर्स एक काव काव करने वाले कौवे थे। हमें सामने काला सा धुआं दिखाई देता है। ऐसा लगता है जगह हमेशा डार्कनेस से ढकी रहती हो। अगर बात करिए इसके नाम की तो ये होता है फॉरेस्ट ऑफ डेथ। ये काफी फैली हुई पहाड़ों की श्रृंखला होती है। यहाँ के जो मैजिकल बीस्ट भी थे वो भी डेडली ऑरे को रखते थे। इससे ज़ोलिंग कॉन्टिनेंट की सबसे खतरनाक जगहों में से एक कहा जाता है। यही वो जगह थी जहाँ पे इस बार इलिल नेविलरे से इंसान टकराए थे। अगर हम जंगल की गहराइयों में जाएं तो हमें दो फिगर्स तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। इनमें से एक भाग रहा होता है और दूसरा उसका पीछा कर रहा था। लेकिन जो हमारे ध्यान को सबसे ज्यादा आकर्षित करता है वो आगे वाला फिगर था, क्योंकि इसके माथे पे चमक रहा होता है एक मार्क। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये मार्क जियान जैसा था। हम सीन थोड़ा पीछे का देखते हैं। एक मरे हुए से पेड़ के ऊपर एक चील जैसे चेहरे वाला व्यक्ति खड़ा होता है। अभी इसका एक्सप्रेशन काफी डार्क था और दांती मीस के बोलता है डैम इट। ये शाओ क्लैन के मेंबर सच में जुझारू होते हैं। इतने अच्छे डिफेंसेस के बाद भी आखिर बंदा भागने में कैसे सफल हुआ। लगता है जब तक शाओ क्लैन को पूरी तरह से एरेडिकेट नहीं किया जाता हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। और ह्यूमन वर्ल्ड का वो लॉर्ड भी सच में पागल लगता है। इतने सारे लोगों में उसे शाओ क्लैन से दुश्मनी मोल लेनी थी। भले ग्रेट 1000 वर्ल्ड में शाओ क्लैन के बहुत सारे दुश्मन हो, लेकिन उनकी कई सुप्रीम एक्सपर्ट से दोस्ती भी है। अगर उन एक्सपर्ट्स को मालूम पड़ता है कि ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में आगे कैसे कैसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं तो हमें तबाह करने से पहले बिल्कुल नहीं रोकने वाले। वो मूर्ख सच में अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं। लेकिन जाने दो, ये मामले वैसे ही मेरे हाथ में नहीं है। मुझे सबसे पहले शाओमी को कैप्चर करना होगा। ये कहते इस बंदे की चारों तरफ ग्रे एनर्जी घूमती है और हम इसे आगे शूट होते हुए देखते हैं। उसकी आवाज जिसमें दोषिया लेवल का ऑरा मिला हुआ था वो सामने के फिगर के कानों में जाती है। वो कहता है शाओमी तुम पहले ही मौत के करीब हो, मेरे सामने हथियार डाल दो अच्छा होगा। हो सकता है लॉर्ड के ऑर्डर्स की वजह से मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। जब आगे भाग रहा वो व्यक्ति इस चील जैसे चेहरे वाले व्यक्ति की आवाज को सुनता है। वो कहता है तू बस ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर का बस एक और लैप डॉग है, मतलब टुकड़ों में पलने वाला कुत्ता। अगर मैं अपने पीक पे होता तो मैं तुझे बस एक चुटकी बजा के खत्म कर देता। इस रिप्लाई को सुन के वो ईगल फेस मैन अपने चेहरे पे खुशी से भरा एक्सप्रेशन दिखाता है। वो ऐसे चिढ़ाने वाली बातें जानबूझ के बोल रहा था जिससे शाओमी अपनी पोजीशन बता दे। लगता है उसकी चाल काम कर गई। वो हंस के बोलते है हाँ शाओमी तुम मुझसे जितना ज्यादा भागने की कोशिश करोगे मैं तुम्हारा उतना ज्यादा पीछा करूंगा और अंत में जाके जब तुम मेरे हाथ में लगोगे उम्मीद करता हूँ कि तब भी तुम ऐसी सख्त पेश आओगे, क्योंकि अगर तुम जल्दी बिखर जाते हो तो मुझे मजा नहीं आएगा। हालांकि उस ईगल फेस्ड मैन ने शाओमी की जनरल डायरेक्शन पता लगा ली थी, लेकिन तब भी उसे उनकी एग्जैक्ट पोजीशन मालूम नहीं पड़ी होती। ऐसा लगता है शाओमी की आवाज काफी बड़ी एरिया से आ रही हो। ये चारों तरफ गूंज रही थी और जो शाओमी ने कहा होता है वो बिल्कुल सही था। अगर इस समय उनके पास अपनी पूरी स्ट्रेंथ होती तो इस बंदे को चींटी की तरह मसल देते। अफसोस की बात है कि ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में जो लोग मौजूद हैं उन्होंने शाओमी के ऊपर ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है कि उनकी स्ट्रेंथ के साथ उनकी ब्लड लाइन भी पूरी तरह से दब चुकी है। इसी वजह से उस ईगल फेस्ड मैन के चेहरे पे कोई डर दिखाई नहीं देता। आगे शूट हो रहा वो बंदा हवा में अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। पीछे के स्पेस में से एक बड़ा सा पंजा बाहर आया था। ये किसी चील के पंजे जैसा होता है। इसका आकार होगा कई सौ मीटर्स का। बूम 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 की साउंड के साथ वो अटैक जंगल के उस हिस्से से टकराया था। नीचे सब कुछ नेस्तनाबूद हो जाता है, मतलब कुछ नहीं बचता और ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो चील जैसे चेहरे वाला बंदा अपनी भौं से कोड़ के बोलता है शाओमी कहाँ गया, क्या वो इतनी आसानी से मारा गया। वो बंदा तुरंत अपने सर को हिला के बोलता है नहीं, भले शाओमी की स्ट्रेंथ सप्रेस हो चुकी हो वो तब भी इतनी आसानी से नहीं मर सकता है। मुझे उसे जल्दी से ढूंढना होगा, क्योंकि अगर वो शाओ क्लैन के और दोस्तों से मिल जाता है तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वो ईगल फेस मैन भी जानता था कि शाओ क्लैन के मेंबर्स कितने ज्यादा डेंजरस हो सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे आने से पहले ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से उसे जो ऑर्डर्स मिले होते हैं उसमें असफल होने का कोई विकल्प नहीं होता है। अपनी आंखों में तीखी रोशनी को लेके वो जंगल की गहराइयों में समा जाता है। सीन इसी फॉरेस्ट ऑफ डेथ की एक और जगह का दिखाया जाता है। हमें कुछ खांसने की आवाज सुनाई देती है। एक कमजोर सा फिगर अपने मुंह से खून फेंकता है। वो कहता है मैं इस ट्रेन के साथ और लंबा नहीं टिक पाऊंगा। अगर जियान यहाँ मौजूद होता तो वो इस व्यक्ति को तुरंत पहचान जाता। ये होते हैं फायर टियन के पिछले मास्टर शाओमी। उस ईगल फेस मैन के पिछले अटैक से बचने के लिए शाओमी ने काफी रिस्की गेम खेला था। वो भले अपनी जान को बचा पाए हो, लेकिन वो टेक्निक उन्हें काफी गहरी चोट पहुंचाती है। शाओमी ढल चुके आसमान को देख के बोलते हैं मैंने इस जगह के कोऑर्डिनेट्स को गोल्डन डैकिंग को पहले ही भेज दिया है। उम्मीद करता हूँ कि वो यहाँ समय पे आ जाएंगे। वो कुछ गहरी सांसें लेके अपनी चोटों को दबाते हैं। उन्हें जिन लोगों के आने तक का इंतजार करना था। शाओमी मन ही मन में कहते हैं लेकिन गोल्डन डैकिंग को भी एलियन इविल रेस ने
बुरी तरीके से घायल किया था। क्या वो सच में उतनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाए हैं कि वो इस बंदे से डील कर सके? शाओमी अभी बस अपने लिए नहीं भाग रहे होते हैं, उन्हें भागने में मदद करने के लिए उनके शाओ क्लैन के मेंबर्स ने सब कुछ बलिदान कर दिया था। नजारा इस फॉरेस्ट ऑफ डेथ के किनारे का दिखाया जाता है। यहाँ जियान पहुंच चुका होता है। वो पूछता है, मास्टर अंकल ये माउंटेन रेंज मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग दे रही है। अब गोल्डन डैकिंग का फिगर उसके बगल में होता है। उन डार्क ऑपरेसिव माउंटेन्स को देख के बोलते हैं, ये फॉरेस्ट ऑफ डेथ इंसानों और इविल रेस के बीच का बैटल ग्राउंड रहा है। यहाँ घोस्ट रियल्म के लोगों से भी फाइट हुई है, इस वजह से जगह बहुत एरी हो चुकी है। जियान पूछता है, मास्टर अंकल क्या सच में हमारे एंसेस्टर्स में से एक यहाँ मौजूद है? सारा लॉजिक ये बताता है कि अगर सच में यहाँ कोई शाओ क्लैन का मेंबर मौजूद होता तो जियान की ब्लड लाइन उसे रेजोनेट जरूर करती, बट वो कुछ फील नहीं कर रहा था। और ऐसा ही होता है शाओ ज़ुआन के लिए। गोल्डन डैगिंग एक्सप्लेन करते हैं ऐसा इसलिए होगा क्योंकि उस मेंबर की दूसरी ब्लड लाइन को भी सरप्राइज किया गया है और वो जानबूझ के भी अपनी ऑरे को छिपा रहा होगा जिससे उसे ढूंढा ना जा सके। फिर उनकी पैनी आंखें इस जंगल की गहराइयों में देखती हैं। वो कहते हैं, लेट्स गो। मैं उसकी लोकेशन को सेंस कर पा रहा हूँ। जियान और शाओ ज़ुआन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, फिर फॉलो करने लगते हैं गोल्डन डैकिंग के फिगर को। जैसे वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में घुसते हैं, उनका सामना एक अजीब सी घोस्ट एनर्जी से होता है। अच्छी बात है कि जियान के पास होली फ्लेम थी, वो इससे खुद के साथ साथ एंसेस्टर शाओ ज़ुआन को भी प्रोटेक्ट करता है। गोल्डन डैकिंग कहते हैं, एनर्जी बर्फ की तरह है, इतनी ज्यादा सिनिस्टर है, ये सीधा दिमाग के ऊपर हमला करती है, इसलिए तुम लोग सावधान रहना और हाँ अपनी प्रेजेंस को छिपाओ। वो शाओ क्लैन का मेंबर सामने ही है, मैं उसके पीछे एक पावरफुल ऑरे को सेंस कर पा रहा हूँ। ये सुन के एंसेस्टर शाओ ज़ुआन और जियान अपनी पूरे ऑरे को अपने शरीर के अंदर ले लेते हैं, जैसे कुछ भी लीक ना हो। ये फिर से जिलोंग के पीछे जाने लगे थे। अब भी उस ईगल फेस्ड मैन ने शाओमी को ढूंढ नहीं पाया था, इस वजह से और भी फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। एक बात तो साफ थी कि अभी शाओमी इसी जंगल में मौजूद थे। ये उसे एक ट्रैकिंग स्किल बता रही होती है जो उसे ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर से मिली थी। वो ईगल फेस्ड मैन काफी सरप्राइज्ड भी होता है। हर बार जब वो शाओमी के करीब जाने की कोशिश करता था, शाओमी किसी न किसी तरीके से उससे खुद को छिपा पाते थे। जब वो शाओमी को ढूंढने की तरकीब सोच ही रहा होता है, तभी उसे किसी और का ऑरा फील हुआ था। वो कहता है, ओ लगता है यहाँ कोई और आ गया है, चलो मैं इन इंसानों को अपने लिए इस्तेमाल करता हूँ। वो भी अपनी ऑरे को छिपाता है। उसके ऑरे को दबते हुए फील करके गोल्डन डैकिंग बोलते हैं, डैम इट, लगता है उसने हमें सेंस कर लिया। लिटिल लियांजी, तुम चुपचाप से नॉर्मल बिहेव करो, जब तक तुम्हें अपना क्लैन मेंबर नहीं मिल जाता तुम फालतू में एक्शन नहीं ले सकते हैं। जियान के एक्सप्रेशन डार्क हो चुके थे और गोल्डन डैकिंग उसकी स्टोरिंग में चले जाते हैं। उनका जस्ट जाना हुआ ही था, तभी वो ईगल फेस मैन जियान के सामने अपीयर होता है। वो हंस के बोलते ही भाइयों। एक तरफ एंसेस्टर शाओ ज़ुआन एक पुरानी खोपड़ी थे और जियान भी चालाक लोमड़ी होता है। दोनों को एक्टिंग अच्छे से आती थी। जियान पूछता है, योर एक्सेलेंसी आप कौन हो, तो हम किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकते हैं? वो ईगल फेस मैन पूछता है, ये फॉरेस्ट ऑफ डेथ खतरों से भरा हुआ है, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों यहाँ पे क्यों आए हो? उसके लिए शाओमी को ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो इंश्योर करना चाहता था कि ये दोनों यहाँ पे गलती से आ गए हैं, इनका शाओमी से कोई लेना देना नहीं है। जब वो सामने की पार्टी की स्टैंड को सेंस करता है, इनमें से एक होता है 7 स्टार दोधी और एक होता है 6 स्टार दोधी। इसी स्टैंड की वजह से जियान और शाओ ज़ुआन को अपनी शक की निगाहों से हटा देता है। आखिरकार इस लेवल के एक्सपर्ट्स उसके सामने शाओमी को कैसे रेस्क्यू कर सकते थे? इस टास्क को पूरा करने के लिए इनकी स्ट्रेंथ बिल्कुल काफी नहीं होती है। एंसेस्टर शाओ ज़ुआन हाथ कब करके बोलते हैं, हम यहाँ पे पैसों के लिए कुछ मैजिकल व्यूज का शिकार करने के लिए आए हैं, वैसे आप ये सब हमसे क्यों पूछ रहे हो? गोल्डन डैकिंग की वार्निंग की वजह से दोनों ही समझ चुके थे कि शाओ क्लैन के मेंबर का शिकार करने वाला यही व्यक्ति है। शाओ ज़ुआन के जवाब को सुन के वो ईगल फेस्ड मैन अपने दिमाग में कुछ प्लान्स तैयार करता है। वो बोलते है, ओ पैसों के लिए, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास तुम दोनों के लिए एक डील भी है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? शाओ ज़ुआन जियान को पीछे करके बोलते हैं, ओ डील, वो कैसी डील है, बिल्कुल उसे सुनना चाहेंगे। वो ईगल फेस्ड मैन कहता है, मैं काफी समय से इस मौत के जंगल में एक जानवर का शिकार कर रहा हूँ। मैंने इस मैजिकल बीज को गहरी चोटें भी पहुंचाई हैं, लेकिन वो जंगल की गहराई में जाके छिप गया है। अगर तुम दोनों से ढूंढने में मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। हालांकि जियान और शाओ ज़ुआन इन शब्दों को सुन के अंदर ही अंदर से आग बबूला हो चुके होते हैं, लेकिन अपने चेहरे पे कंपोजर अभी मेंटेन करते हैं। शाओ ज़ुआन कहते हैं, ऐसी बात है क्या, मैं थोड़ा सोचने का समय दो। वो ईगल फेस मैन अपने चेहरे पे आत्मविश्वास को लेके बोलता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। जियान और शाओ ज़ुआन थोड़ी दूर गए होते हैं। वो शाओ ज़ुआन से बोलता है, एंसेस्टर मैं श्योर हो चुका हूँ ये हमारे क्लैन के मेंबर का शिकार करने वाला यही व्यक्ति है और इसका वो ओवरवेलमिंग ऑरा बता रहा है कि कम से कम एक दोशान एक्सपर्ट है। यहाँ तक बात है इस मैजिकल बीस्ट की जिसका शिकार कर रहा है वो हमारे क्लैन का वो मेंबर होगा। इससे पहले इन दोनों की बातचीत और आगे चल पाती, लगता है उस ईगल फेस मैन ने सब्र खो दिया था। वो बोलता है, क्या तुम दोनों का हो गया? अगर तुम दोनों इंटरेस्टेड हो तो ठीक है, वरना मैं इस काम के लिए किसी और को ढूंढता हूँ। शाओ
शाहजहान स्माइल के साथ बोलते हैं, योर एक्सेलेंसी आप इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हो, हम ऑफ कोर्स इस काम को करना चाहेंगे, वैसे भी पावरफुल मैजिकल बीस्ट का शिकार करे हुए हमें काफी समय हो चुका है। ये सुनकर ईगल फेस मैन अपनी कलाई को झटका देता है। शाहजहान और जियान के हाथ में एक लाल रंग की रोशनी अपीयर हुई थी। वो कहता है, ये मार्क तुम्हें उस बीस्ट तक ले जाएगा, हम तीनों अलग सर्च करेंगे। जहाँ तक बात रही तुम्हारे इनाम की, तो वो उस मैजिकल बीस्ट को ढूंढने के बाद मिलेगा। इस लाइट सील को देख के जियान और शाहजहान दोनों नोट करते हैं, फिर जंगल के अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। इन दोनों को जाते हुए देख वो ईगल फेस मैन खुद से बोलते हैं, अजीब बात है, मैं इन दोनों के बारे में इतना स्ट्रेंज फील क्यों कर रहा हूँ, क्या उसके पास शक के लिए ज्यादा समय नहीं होता है, उसे भी फोकस करना था शाओमी को ढूंढने पे। वैसे भी शाओमी को मिलने के बाद वो ऑफ कोर्स इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यार जिंदा आखिर कौन कैसे नहीं छोड़ेगा, ये तो हमें आगे का एपिसोड बता रहा होगा। अगर आप उस बैटल को देखना चाहते हो तो फिर इंतजार करो कल का, ये 8 बजे रिलीज हो जाएगा। ऑफ कोर्स मैं ये भी जानता हूँ कि आप में से कईयों से वेट नहीं हो रहा होगा। चलो हम आपकी परेशानी को भी सॉल्व कर देते हैं। अगर शाम तक इस वीडियो में 6500 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं नेक्स्ट एपिसोड को आज ही अपलोड करूंगा। ऑफ कोर्स अगर आपको लाइक फाइक की चिंता नहीं करनी है तो आप चैनल की मेंबरशिप का हिस्सा बन के नेक्स्ट वीडियो को शाम को एंजॉय कर सकते हो। और अगर तभी आपको चैन नहीं मिलता है तो अपग्रेड कर सकते हो इमोर्टल एम्पर या उससे ऊपर, जिससे आप हमेशा 2 एपिसोड्स आगे रहोगे। हालांकि इमोर्टल गॉड्स वाले 3 एपिसोड आगे रहते हैं, लेकिन ये चॉइस आपकी होगी। ज्वाइन का बटन मिलेगा चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में, डेफिनेटली चेक दैट आउट। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। आपको अगर लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है तो अपने सजेशंस को शेयर करना मत भूलना, हम आपके बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। चलो इसी नोट के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे फिनिश। अंटिल देन स्टे सेफ।